को जब स्टॉक को आप देख रहे होते हैं तो इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो आपको फैक्टर इन करने होते हैं। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसने डिविडेंड यील्ड जिस तरह दी है, आप ये समझिए कि 2016 में इसने 10% की डिविडेंड यील्ड दी थी, 2017 में 13.58% की थी, 2018 में 14.85% की थी, 2019 में 18.55% की थी। स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत जबरदस्त टूल है, लेकिन इस टूल के बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर ट्राई किया है कि मैं एड्रेस कर सकूं। मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो कि हाईली बायस्ड टुवर्ड्स रियल एस्टेट थी किसी जमाने में, उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया और अब रिसेंटली मैंने इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हूं और किस एक स्टॉक को मुझे बहुत पसंद है वो स्टॉक और क्यों पसंद है वो स्टॉक, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो लेट मी बी वेरी क्लियर इन दिस वीडियो, मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा इसके अंदर, मैं सिर्फ अपनी जर्नी बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त जिस पोजीशन पे हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अभी बहुत कुछ लर्न कर रहा हूँ। मैंने ये अपनी जर्नी स्पेसिफिकली इंडिविजुअल स्टॉक्स की जो जर्नी है वो मैंने 1-1.5 साल पहले स्टार्ट की थी। उससे पहले मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। जब मैंने इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया तो ऑफकोर्स मुझे जो एक्सपोजर मिला प्लस ये कि जो कंट्रोल मिला मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट का, वो ऑफ कोर्स मुझे म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिल सकता था। तो मैं आपको बताऊं कि फिर मुझे बहुत मज़ा आया इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर डील करने में। ऑफ कोर्स उसमें मुझे नुकसान भी हुए, मुझे लॉस भी हुआ उसके अंदर, लेकिन मुझे उसमें फ़ायदा भी हुआ। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब मैंने इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। और मुझे एज अ नॉर्मल पर्सन लें जो कि जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, जैसे मैंने आपको बताया ना कहाँ से मैंने स्टार्ट की, पहले सिर्फ मेरे लिए जो एसेट्स होते थे वो प्रॉपर्टी होती थी। उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ा, उसके बारे में उसमें इन्वेस्ट किया, उसमें समझा उसको। उसके बाद फिर मैंने अब इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर आया हूँ, वो भी एक पर्टिकुलर टाइप के इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर। मैं गैम्बलिंग स्टॉक्स के अंदर अभी भी कोई मेरा इरादा नहीं है आगे करने का। मैं इस वक्त डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। उसका दो रीज़न है। उसका एक रीज़न तो ये कि मुझे थोड़े बहुत मुझे जो उसके फंडामेंटल्स समझ में आते हैं, मैं उसकी बेसिस के ऊपर उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। प्लस ये कि उसके अंदर मुझे डिविडेंड यील्ड भी मिल जाती है। और दूसरी बात ये कि उस जो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक होता है उसकी वॉलेटिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। तो क्योंकि मैं नया इन्वेस्टर हूँ, मुझे जिस तरह आप लोग भी होंगे जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, वो भी नए इन्वेस्टर्स होंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, नए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है, अब मैं जब नेक्स्ट स्टेप पे आया हूँ तो मैं अब इसके अंदर जो इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कम से कम नुकसान हो। और कम नुकसान होने में आपकी जो प्राइस वेरिएशन है वो कम होगी ऑफ कोर्स, लेकिन आपको डिविडेंड यील्ड भी होगी। तो आपको इसके अंदर एक तो लर्निंग एस्पेक्ट आपको ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको पता चलेगा कि डिविडेंड क्यों मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। तो मैं आज आपसे बात करूंगा ईफर्ट की। ईफर्ट बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है एंग्रो फर्टिलाइजर की, और जो टिकर सिंबल है इसका ये ईफर्ट कहलाता है पीएसएक्स के अंदर। ये एंग्रो फर्टिलाइजर का एंग्रो ग्रुप की ही एक सब्सिडरी सिस्टर कंपनी है और फर्टिलाइजर बनाती है और बहुत मशहूर कंपनी है। बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स हैं। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इसके किस तरह के फाइनेंशियल्स हैं, क्योंकि मैं शायद आपको उस तरह से एक्सप्लेन ना कर सकूं इसको, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको इसके अंदर बताऊंगा। मैंने जब से ये स्टॉक लिया है मुझे इसमें फ़ायदा हुआ है। मैं तकरीबन कोई 1 साल से इस स्टॉक के अंदर डील कर रहा हूँ। मुझे अभी तक इन्होंने कोई 3 दफ़ा डिविडेंड्स दे चुके हैं ये, और डिविडेंड की जो अमाउंट है वो भी अच्छी खासी अमाउंट है कंपेयर टू के उसकी जो स्टॉक की प्राइस है। तो सबसे पहले जब मैंने ये स्टॉक लिया था तकरीबन जनवरी 2011 के अंदर, तो ये तकरीबन 66 रुपीज़ का स्टॉक था। आजकल कोई ये इसकी अमाउंट 73 के करीब बन रही है। तो 63 से 73 आप लोग कहेंगे कि ज़्यादा अमाउंट तो नहीं है जो इसकी वेरिएशन आई है। ऑफ कोर्स ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तकरीबन 66 से 73 अगर इसकी प्राइस वेरिएशन आई है तो तकरीबन कोई 10% की इसके अंदर अप्रिसिएशन हुई है स्टॉक प्राइस के अंदर। तो 10% तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन डिविडेंड यील्ड जो है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस देखें, ये मैं नए लोगों को बता रहा हूँ, ऑफकोर्स जो पुराने लोग इसमें इस वीडियो को देखेंगे उनको पता होगी ये बात, लेकिन नए लोग ये समझ लें कि अगर आप कभी चार्ट देखते हैं ना किसी भी कंपनी का, लेट से इसी की बात करें तो 66 से ये 73 का हो गया, तो आपको लग रहा है ये 10% इसने अप्रिशिएट किया है 1 साल के अंदर। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इसने पीछे डिविडेंड्स कितने दिए। तो इस कंपनी ने डिविडेंड्स जो दिए ना, आप ये समझ लें कि क्वार्टर 1 के अंदर 4 रुपए का डिविडेंड दिया, क्वार्टर 2 के अंदर 4 रुपए का अगेन डिविडेंड दिया था, और क्वार्टर 3 के अंदर 3.5 रुपीज का डिविडेंड दिया था टोटल। तो टोटल तकरीबन 11.5 रुपीज का डिविडेंड आज तक दे चुकी है ये कंपनी। अपार्ट फ्रॉम इट्स प्राइस अप्रिसिएशन जो कि 10% बनती है, इसने तकरीबन 11 रुपए 5 पैसे का
50 पैसे का डिविडेंड भी दिया है। तो 11 रुपये 50 पैसे तकरीबन कोई अगर आप देखें, और अगर फर्ज करें Q4 के अंदर डिविडेंड, बाय द वे कंपनीज डिविडेंड हर क्वार्टर में देती हैं, ये भी हर क्वार्टर में देती है, लेकिन कभी कभी ये क्वार्टरली डिविडेंड्स मिस करते हैं। इसमें परेशान होने की बात नहीं होती, हो सकता है ये दिसंबर में जो क्वार्टर एंड हो रहा है उसके डिविडेंड ना दें, लेकिन अगर फर्ज करें दे दें डिविडेंड और तकरीबन कोई 3-3.5 रुपए का डिविडेंड अगेन देते हैं, तो तकरीबन 15 रुपए की ये इनकी डिविडेंड यील्ड हो जाएगी। 15 रुपए की डिविडेंड यील्ड का मतलब ये है कि तकरीबन कोई 23% का प्रॉफिट ये एज पार्ट ऑफ डिविडेंड दे रहे हैं, और 10% का प्राइस अप्रिसिएशन इसने अपने स्टॉक्स में दिया है। अगर किसी ने 3 साल में इस स्टॉक को रखा हो और 3 साल पहले इसको खरीदा हो, तो आप ये समझे कि 3 साल के अंदर इस स्टॉक ने अपनी प्राइस पूरी कर दी। यानी कि आप इसको इस तरह समझें कि फर्ज करें 1 करोड़ रुपए का कोई आप अपार्टमेंट लेते हैं, 1 करोड़ का अपार्टमेंट के रेंट आपके 3 साल के अंदर जो उसका रेंट बनता है ना, वो 3 साल के अंदर उसकी प्राइस पूरी कर दे, यानी कि आपको 1 करोड़ में रेंट मिल जाए उसका। इस तरह की का स्टॉक है ये। और फिर उसके बाद आपका अपार्टमेंट आपका अपना 1 करोड़ रुपए आपके अपने, चाहे वो 1 करोड़ का हो, चाहे वो 2 करोड़ का हो, चाहे 1.5 करोड़ का हो, तो आपका अपार्टमेंट अपना हो जाएगा। तो पिछले 3 साल के अंदर जो इसकी प्राइस अप्रिसिएशन है, प्लस जो इसने अपनी जो डिविडेंड यील्ड दी है, इसने अपनी प्राइस पूरी कर दी है। तो ये इस मामले में बहुत अच्छा स्टॉक है, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं और कंपनी भी बहुत अच्छी है। तो मैं इसके अंदर ऑल इन तो ऑफकोर्स नहीं किया, लेकिन मैंने मेरा मेजर पोर्टफोलियो का पार्ट ये स्टॉक है। और मैं इसमें टाइमली जैसे जैसे टाइम गुजरता है, कभी जब ये स्टार्ट किया था तो मैंने 66 पे स्टार्ट किया था, मैंने इसमें 76 पे भी बाइंग की है, मैंने इस पे 73 के ऊपर भी बाइंग की है रिसेंटली। लेकिन आप देखें, जब भी ये स्टॉक मार्केट नीचे जाती है ना, इस पर मैंने जो वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, जो जिसमें आई थिंक ये 2 दिसंबर या 3 दिसंबर के आसपास मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें स्टॉक मार्केट ने टैंक किया था, और कोविड के ज़माने में जिस तरह से नीचे गई थी, उस तरह से एक इंट्रा डे इसने लो बनाया था पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट ने। उसके अंदर भी इस स्टॉक ने उतना कोई डिप नहीं लिया था, और ना लेने की वजह से मैंने उस वक्त इसमें बाइंग की थी। ऑफ कोर्स 66 वाला लेवल तो बिल्कुल भी नहीं आया, और होपफुली आ जाए कभी हम बाइंग करें तो, लेकिन 73 के ऊपर आ गया था, 72 के ऊपर आ गया था इनफैक्ट शायद, तो मैंने उस पर बाइंग की थी। तो इसी बात पे मैं कहूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं अपने न्यूज़लेटर में बताता हूँ, ये कुछ चीज़ें मैं सारी चीज़ें वीडियो में नहीं बताता, मैं कुछ चीज़ें न्यूज़लेटर में बताता हूँ। न्यूज़लेटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने। पुरानी स्टोरीज भी आपको उस लिंक के ऊपर मिल जाएंगी। इसके अलावा भी स्टॉक्स को, जब स्टॉक को आप देख रहे होते हैं तो इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो आपको फैक्टर इन करने होते हैं। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसने डिविडेंड यील्ड जिस तरह दी है, आप ये समझिए कि 2016 में इसने 10% की डिविडेंड यील्ड दी थी, 2017 में 13.58% की थी, 2018 में 14.85% की थी, 2019 में 18.55% की थी, 2020 के अंदर 20.66% की थी ड्यूरिंग कोविड। तो आप सोच सकते हैं इसकी जो, अगर आप एक ग्राफ बनाए ना, तो इसके अंदर ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, इसका जो जो डिविडेंड यील्ड्स का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो अगेन मैं कहता हूँ, मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम टू रिसर्च होता है, मैं जितनी रिसर्च कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ, और उसके बाद मैं अगेन कूद जाता हूँ। फिर मैं उस स्टॉक को देख रहा होता हूँ कॉन्स्टेंटली कि कहीं ये ना हो कि, अब ये जैसे मैंने पहले बात कही थी ना कि इसके अंदर मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है स्टॉक मार्केट के अंदर, अनलाइक म्यूचुअल फंड जिसके अंदर बहुत कम आपका पार्टिसिपेशन होता है। जब आप एक दफा स्टॉक मार्केट में चले जाते हैं, अब एग्जांपल दूं टीआरजी के एक दिन के, ऑल्दो के टीआरजी का बहुत अच्छा स्टॉक है और दोबारा से रिकूप कर रहा है वो, लेकिन आप देखें कि एक दिन के अंदर वो लोअर लॉक लगाया उसने, और 3 दफा लोअर लॉक लगाया 3 दिन के अंदर अलग अलग। तो उसकी प्राइस 130 से पहुंची थी तकरीबन कोई 90 पे, और 90 से फिर दोबारा 80 तक गई, और 80 से 76 पे भी गई है। तो अगर कोई बंदा आंखें बंद कर देना स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने के बाद, तो फिर उसका ये हाल होता है कि 120 कितना बड़ा नुकसान हो गया है। ऑल्दो कि वो, अगर कंपनी अच्छी है तो दोबारा से ऊपर चली जाएगी, लेकिन यू नेवर नो, कभी कभी वो ऊपर बहुत अरसा हो जाता है नहीं जाती, तो आपको ये एक्टिवली मॉनिटर करना शुरू करना पड़ जाता है। मैं पहले कहता था कि मैं हफ्ते में एक दफ़ा देखता हूँ, अब मुझे मैं कॉन्स्टेंटली देख जरूर रहा होता हूँ, मुझे मेरा परेशानी नहीं होती मुझको, अगर गिर भी जाता है तो मैं सिर्फ इसलिए देख रहा होता हूँ ना कि अगर ये गिर जाएगी मार्केट तो मैं दोबारा खरीद लूंगा। मैं इसलिए नहीं परेशान होता कि मुझे नुकसान हो जाएगा, मुझे नुकसान की अभी इसलिए जरूरत नहीं है कि मेरा एक तो इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है, और दूसरा ये कि मुझे पता है कि मैं नीचे गिरने पे और मेरे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर लेट से मेरी एज 60s में होती तो जाहिर सी बात है जब ये गिरता तो मेरे पास रिकूप करने के लिए टाइम कम था। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं वो दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, किस तरह से उन टर्म्स, किस तरह से फाइनेंशियल रिपोर्ट को रीड करना चाहिए, और क्या क्या चीजें उसमें देखनी चाहिए। एक पॉइंट मैं आपको बताऊं एंग्रो फर्टिलाइजर का, एक थोड़ा सा इतनी अच्छी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो एक एक नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि नेगेटिव एज सच नहीं है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। वो ये कि देखें, एक चीज होती है पे आउट रेशियो। एंग्रो का पे आउट रेशियो इस वक्त 100 से ऊपर जा रहा है, 101 102% है। यानी कि पे आउट रेशियो होता क्या है, पे आउट रेशियो ये होता है कि अर्निंग पर शेयर, जब आपको पता है कि एक कंपनी की फर्स्ट करें अर्निंग पर शेयर 100 रुपए, तो यानी कि पर शेयर उसकी अर्निंग जो उसने शो की है वो 100 रुपए,
अब वो डिविडेंड कितना देती है ये डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर। कभी कभी कंपनी पूरा पूरा डिविडेंड देती है, कभी कभी कंपनी जो है वो 50% डिविडेंड देती है, कभी कभी वो ताकि वो पैसे आगे किसी और चीज में यूज कर सके, कभी कभी वो शेयर होल्डर को पैसे देते ही नहीं है, डिविडेंड ही नहीं देती है, ऐसा भी होता है। और कभी कभी वो शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड देती है, मतलब 100 रुपए से भी ज्यादा डिविडेंड दे देती है, अपने पास से पैसे देती है। यही हाल कुछ एंग्रो फर्टिलाइजर का है। जो डिविडेंड पे आउट है वो इनके अर्निंग पर शेयर से ज्यादा है इस वक्त, जो कि थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न मुझे लगा था। लेकिन अभी एटलीस्ट पिछले इतने टाइम से जो जितने स्टेबल स्टॉक है ये, मैं इसकी न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे इसमें कोई मेजर इशू लग नहीं रहा है। और आई थिंक इट्स अ बाइंग स्टॉक फॉर फॉर मंथ्स टू कम। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो कि ऑलमोस्ट नियर टू रिटायरमेंट है, उनको एक अच्छी डिविडेंड इनकम ये दे सकता है। लेकिन अगेन मैं कहता हूं कि आप प्लीज अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, अपनी जो थोड़ी सी वर्किंग है वो करें, मेरे कहने पे सिर्फ ना जाएं, अपने लिए भी कुछ देखें। और मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको इस स्टॉक के बारे में, जो मैंने अभी बताई चीज़ें, इसके अलावा क्या पता है जो कि मुझे बताना चाहिए था, ताकि दूसरे लोगों को भी उसमें पता चल सके थ्रू द कमेंट्स। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर आपको मैंने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिसके अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया कि कब आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कुछ बैंक्स आपको जो ट्रिक करते हैं और आपको उन बैंक्स की ट्रिक से किस तरह बचना चाहिए, मैंने इस वीडियो में बताया। इन दोनों वीडियोस को आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद देखें। कैसी लगी वीडियो प्लीज बताइएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।